हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे मॉडल पेपर कक्षा 12 का इंग्लिश कंपलसरी का, जिसके अंदर इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन सी के बारे में, जिसमें ग्रामर आएगी। तो ग्रामर के जो टॉपिक हैं वो हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो मॉडल पेपर में दिए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो स्टार्ट होगा आपका ग्रामर से सेक्शन सी में। तो इसके अंदर आपको देखिए दिया है यहाँ पे, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं और इन दो सेंटेंस को आपको जो ब्रैकेट में सब दिया है, जैसे इसमें पहले वाक्य में दिया है हुज और दूसरे में दिया है हुम, इनका यूज करते हुए इन दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक बनाना होता है। ये टॉपिक होता है, दो नंबर का ये टॉपिक होता है। तो इसको कैसे करना होता है वो देखिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रूल क्या होते हैं, कि दो प्रकार से अपने इसको जोड़ सकते हैं दोनों सेंटेंस को। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। द बॉय नीड्स हेल्प, हिज फादर डाइड लास्ट ईयर। अगर आप हुज से जोड़ रहे हो दो सेंटेंस को, तो आपको दूसरा जो वाक्य होता है उसमें से सेकंड फॉर्म को हटाना होता है। प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म जो होती है वो हट जाती है। ये जैसे सेकंड फॉर्म यहाँ पे दी हुई है, सेंटेंस के शुरू में ही आपको मिल जाएगी हिज। तो हुज से यदि कनेक्ट कर रहे हो तो आपको हिज को हटाना पड़ेगा, और होम से यदि दो सेंटेंस आप कनेक्ट कर रहे हो तो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म को हटाना पड़ेगा। अब इस पूरे वाक्य में देखिए प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म कहाँ पे है। ये फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब आ गई, और ये थर्ड फॉर्म है द मेन। देखिए कैसे, द मेन वॉज ए शॉपकीपर। आदमी एक शॉपकीपर था, दुकानदार था। आई हेल्प्ड द मैन, मैंने उस आदमी की मदद की। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे द मैन दोबारा से दिया है। ये चाहता तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता था, द मैन वॉज ए शॉपकीपर, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। हिम भी आ सकता था, यहाँ पे द मैन ऑलरेडी पहले आया हुआ है, तो हिम कौन सी फॉर्म हो जाती, थर्ड फॉर्म। तो होम से यदि आप कनेक्ट कर रहे हो दो सेंटेंस, तो आपको दूसरे वाक्य में से क्या हटाना है, प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म। तो द मेन इसके अंदर से हट जाएगा। तो चलिए हम कैसे करेंगे इस सेंटेंस को वो देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं। हुज से यदि आप कनेक्ट कर रहे हो तो जिस चीज को आपको हटाना है, जैसे सेकंड फॉर्म हटेगी तो उसकी जगह हुज रख करके एक क्वेश्चन बनाना है आपको। तो यहाँ पे हुज रखो और अपने दिमाग में एक क्वेश्चन बनाओ, हुज फादर डाइड लास्ट ईयर। किसके पिताजी की डेथ हुई थी लास्ट ईयर? तो उसका आंसर आपको मिलेगा पहले सेंटेंस में। तो पहला सेंटेंस लिखा है द बॉय नीड्स हेल्प, लड़के को हेल्प की जरूरत है, यानी किसके पिताजी की डेथ हुई थी, आंसर क्या है, द बॉय। यदि सब्जेक्ट की जगह आपका आंसर आता है तो उसका तरीका अलग है, अगर ऑब्जेक्ट की जगह आपका आंसर आता है तो उसका तरीका अलग है। अगर आपका आंसर आता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह कि किसके पिताजी की, हुज फादर डाइड, आपने पर्सन बना लिया, जिसको हटाना है उसकी जगह आपने हुज को रख के पर्सन बना लिया, हुज फादर डाइड लास्ट ईयर। तो किसके पिताजी की डेथ, आपका आंसर आया है सब्जेक्ट की जगह, पहले वाक्य में सब्जेक्ट की जगह। अगर ऑब्जेक्ट की जगह उत्तर आता तो बीच में हुज को यहाँ पे लिख देते और हिज को हटा देते, पूरा सेंटेंस बन जाता द बॉय नीड्स हेल्प, हुज फादर डाइड लास्ट ईयर। कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर ऑब्जेक्ट की जगह आंसर आता तो। लेकिन चूंकि अब आपका आंसर आया है सब्जेक्ट की जगह, तो ये टाइप फर्स्ट है। इसको कैसे करना है देखिए, सबसे पहले आपको पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखना है द बॉय, उसके बाद में जो भी कंजक्शन दिया है वो लिखना है, और दूसरा वाक्य लिखना है। जो हटाना है वो तो हटा ही देंगे, बाकी का लिखेंगे। ये मैंने जो अंडरलाइन किया ये पूरा लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, द बॉय हुज फादर डाइड लास्ट ईयर नीड्स हेल्प, ये सेंटेंस बनेगा। दोबारा बोलता हूँ, द बॉय हुज फादर डाइड लास्ट ईयर नीड्स हेल्प, ये बनेगा। पहले वाक्य का केवल सब्जेक्ट, फिर जो भी कंजक्शन दिया है वो, और फिर दूसरा वाक्य जो शब्द हटाना है वो तो हटाएंगे ही, और फिर पहला वाक्य लिखेंगे। तो आसानी से सेंटेंस बन जाएगा। चलिए हम दूसरा सेंटेंस जो है वो करके देखते हैं। इसमें देखिए दिया द मेन वॉज ए शॉपकीपर, आई हेल्प्ड द मेन, मैंने उस आदमी की मदद की। तो यहाँ पे देखिए होम से जुड़ा है तो थर्ड फॉर्म हटेगी, यानी थर्ड फॉर्म यहाँ पे ये है। आपको कंफ्यूज करने के लिए द मेन दे दिया, यहाँ पे हिम भी आ सकता था। तो आपको यहाँ पे होम रख करके क्वेश्चन बनाना है। होम का अर्थ होता है किसको, किससे, ये इसका अर्थ होता है हिंदी में। आई हेल्प्ड होम, मैंने किसकी मदद की, तो आंसर क्या है, द मेन, इसकी मदद की। इसमें भी सब्जेक्ट की जगह ही आंसर आ रहा है। तो इसका तरीका मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ कैसे करेंगे। पहले वाक्य का केवल सब्जेक्ट लिखो द मेन, उसके बाद में लिखो कंजक्शन,
फिर लिखो दूसरा वाक्य, जो हटाना है वो हटा के लिखना है, ध्यान रहे। तो कैसे लिखेंगे, द मैन whom I helped, फिर पहला वाक्य was a shopkeeper, कनेक्ट हो गया ना। द मैन whom I helped was a shopkeeper, इस तरीके से इसको कनेक्ट करना है। यानी ये दोनों जो सेंटेंस है वो एक ही टाइप के हैं, ठीक है। 2 नंबर का ये आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो आपको जैसा डायरेक्ट किया गया है आपको लिखना है, यानी ये क्लोज है, सॉरी ये पहले वाला क्लोज था, ये जो है ये आपका सिंथेसिस वाला टॉपिक है, जो कक्षा 12 के अंदर सिंथेसिस का टॉपिक आता है वो है। यहाँ पे दिया है द बर्गलर टुक आउट ए नाइफ, बर्गलर ने यानी सेंधबाज जो था, चोर जो था, उसने चाकू बाहर निकाला। हिज इंटेंशन वॉज टू फ्राइटन मी, उसका इंटेंशन था मुझे फ्राइटन करना, मुझे भयभीत करना, मुझे डराना। यूज इन्फिनेटिव, तो क्या करना है आपको, इन्फिनेटिव का यूज करना है। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनिट होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये जो लिखा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे टू फ्राइटन, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है इन्फिनेटिव। एक होता है बेयर इन्फिनेटिव जिसमें केवल फर्स्ट फॉर्म ही आता है, 2 नहीं आता है, वो अलग चीज़ है। तो हमें इन्फिनेटिव का यूज करते हुए सेंटेंस को दोबारा लिखना है और इनको कनेक्ट भी करना है दोनों को। द बर्गलर टुक आउट ए नाइफ, बर्गलर ने चाकू बाहर निकाला। टू फ्राइटन मी, मुझे डराने के लिए। हिज इंटेंशन वॉज, ये छोड़ देंगे हम, इसको पूरे को छोड़ देंगे, तो ये टू फ्राइटन मी इतना ही लिखेंगे दूसरे सेंटेंस में, तो दोनों सेंटेंस कनेक्ट भी हो जाएंगे और इन्फिनेटिव टू भी इस सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, द बर्गलर टुक आउट ए नाइफ टू फ्राइटन मी, ठीक है। दूसरा देखिए, ही इज पुअर, वो गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। अब कंपाउंड सेंटेंस बनाना था ऑल्दो, बट, ठीक है, आइदर और, नाइदर नॉर, टू, इनसे जोड़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस है वो बनाते हैं, ठीक है। फॉर से जोड़ दिया जैसे, ठीक है। और इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, ही इज पुअर, वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, ये दोनों सेंटेंस है वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं, यानी विपरीत है। ही इज पुअर, वो गरीब है, तो गरीब लोग जो होते हैं ऐसा माना जाता है कि वो ऑनेस्ट नहीं होते हैं, ईमानदार नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि गरीब है लेकिन ईमानदार है, ठीक है। तो इसको आप कंपाउंड सेंटेंस बनाओगे तो ऑल्दो से जोड़ोगे, हालांकि वो गरीब है, तो दो से भी जोड़ सकते हो, दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ऑल्दो से भी जोड़, जैसे ऑल्दो आप ये लिखा पड़ा है यहाँ पे, इससे इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले लिखो ऑल्दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है, यहाँ पे कोमा लगाइए, ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो ईमानदार है। तो किससे जोड़ेंगे, यहाँ तो फुल स्टॉप की जगह कोमा आ जाएगी और शुरू में क्या आ जाएगा, ये ऑल्दो यहाँ पे शुरू में आ जाएगा। ये वाला जो सेंटेंस है ये भी कंपाउंड सेंटेंस है, यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा है, और इसमें भी जो दोनों सेंटेंस लिखे हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है। जैसे इसमें थे कि ये गरीब है लेकिन ईमानदार है, वैसा इसमें भी है, ही इज़ वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा है। ही इंजॉयज गुड हेल्थ, लेकिन उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी है, लेकिन बूढ़े होते हैं उनकी हेल्थ, मतलब दिमाग में आता है कि बुजुर्ग हो गए तो कई प्रकार की बीमारियां हो गई होगी या उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती होगी, लेकिन क्या कह रहा है, कंट्रास्ट है, वो बूढ़ा है लेकिन उसकी हेल्थ अच्छी है। जैसे में पढ़ाई में वो बहुत कमज़ोर है लेकिन वो परीक्षा पास हो गया, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। वो कमज़ोर है लेकिन वो तेज़ दौड़ता है। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो दो या ऑल्दो से हम कनेक्ट करते हैं। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे, ऑल्दो ही इज़ पुअर, कोमा लगाएंगे, ही इज़ ऑनेस्ट, ये कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए आगे आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट में आपको कंजक्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा कंजक्शन इसमें सही रहेगा उसका आपको चुनाव करना है। तो पहला वाक्य कंपाउंड सेंटेंस अभी अभी ऊपर बढ़ा है, ही इज़ वेरी ओल्ड, ही एंजॉयज गुड हेल्थ, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है ना, तो इसमें तो पता चल ही गया क्या आएगा, ऑल्दो ही इज़ वेरी ओल्ड, हालांकि वो बहुत बूढ़ा है लेकिन वो अच्छे हेल्थ इंजॉय करता है। दूसरा देखिए, गेट मी डैश कॉफ़ी डैश टी आइदर और टू, इसे कनेक्ट करना है। तो इसके अंदर ये वाला जो टू है, इसमें दूसरे टू के बाद में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर ये लगाएंगे तो यहाँ पे टू आ गया, और यहाँ पे टू लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, जबकि इस दूसरे वाले टू के बाद में हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए ये नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, ईदर और, गेट मी ईदर कॉफ़ी और टी, इस तरीके से ये आपको कनेक्ट करना है।
इसके बाद में आपके चौथा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो होता है फ्रेजल वर्ब का। यहाँ पे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में आपको फ्रेजल वर्ब दी हुई है, देखिए। तो ये फ्रेजल वर्ब में से जो सही फ्रेजल वर्ब है उसका आपको चुनाव करना है। कोरोना एपिडेमिक डैश 3 years ago। कोरोना महामारी 3 साल पहले। तो आपको यहाँ पे दिया ब्रोक आउट, ब्रोक विद। तो मैं दोनों का अर्थ आपको बता देता हूँ, तो आपको पता ही चल जाएगा कि कौन सा वाली फ्रेजल वर्ब है जो इसमें आएगी। ब्रोक आउट और ब्रोक विद ये सेकंड फॉर्म है। ब्रेक आउट का अर्थ होता है कोई बीमारी, कोई महामारी या कोई आग या कोई दंगा अचानक से फैल जाता है। जैसे कोरोना एपिडेमिक दिया यहाँ पे, अचानक से फैल जाता है, जैसे पूरे इंडिया में फैल, पूरे विश्व में फैल गया था, तो उसको कहते हैं ब्रेकआउट। तो इसमें ब्रेकआउट, ब्रोक आउट ही आएगा, सेकंड फॉर्म ये वाला ही आएगा। और इसका अर्थ क्या होता है? ब्रेकआउट का अर्थ होता है कोई आग लग गई कहीं अचानक से, उसको भी ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है, कोई दंगा भड़क गया अचानक से, उसको भी ब्रेकआउट ही कहते हैं। तो यहाँ पे कोरोना महामारी 3 साल पहले इंडिया में फैली थी, उसके बारे में तो ब्रोक आउट शब्द यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे आ जाएगी। और ब्रेक विद का अर्थ क्या होता है? ब्रेक विद का अर्थ होता है रिलेशन है उसको तोड़ना। ब्रेक ए रिलेशनशिप यानी संबंध विच्छेद होना, कोई रिश्ता है दोस्ती का या कोई भी, उसको तोड़ना, उसको कहते हैं ब्रेक विद। तो ये तो यहाँ पे कोई रिश्ता तोड़ने की तो बात हो ही नहीं रही। दूसरा है द फायरमैन डैश द फायर आफ्टर 2 hours। जो फायरमैन थे उन्होंने 2 घंटों के बाद फायर जो है उसको क्या कर दिया था? पुट आउट। पुट आउट का अर्थ होता है बुझा देना, आग को बुझाने को बोलते हैं। तो इसमें क्या आएगा? पुट आउट। द फायरमैन पुट आउट द फायर आफ्टर 2 hours। 2 घंटे के बाद फायरमैन जो थे उन्होंने आग को बुझा दिया था। तो पुट आउट का क्या अर्थ होता है? बुझाना। और पुट अप का अर्थ क्या होता है? पुट अप का अर्थ होता है रेज, ऊपर उठाना, इरेक्ट, उसको बोलते हैं पुट अप। प्रस्तुत करना जिसको आप बोल सकते हो, या फिर अपने जहाँ पे रहते हैं घर पे, वहाँ से कहीं बाहर जाते हैं, कोई होटल वगैरह में हम ठहरते हैं, रुकते हैं, उसको भी पुट अप ही बोलते हैं, पुटिंग अप बोलते हैं। कोई होटल में रुक गए, यानी अपनी रोजाना जहाँ पे नियमित रूप से रहते हैं, घर से दूर जाके कहीं रुकते हैं, तो उसको पुटिंग अप बोलते हैं। और पुट अप का अर्थ और भी होता है इरेक्ट करना, जैसे कोई टेंट लगा दिया जमीन के अंदर खंबे गाड़ करके, उसको भी क्या बोलते हैं? पुट अप ही बोलते हैं। तो यहाँ पे तो पुट अप आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? पुट आउट। यानी आग बुझाने की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यहाँ पे पुट आउट ही आएगा। तो उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है, ये है एक सीन पैसेज जो आपने अपनी बुक के अंदर पढ़ा होगा। तो आपके सेक्शन डी के अंदर एक सीन पैसेज भी आएगा, जो कि कितने मार्क्स का होगा? देखिए यहाँ पे दिए हैं आपको 6 मार्क का ये होगा, यानी 6 क्वेश्चन इसके अंदर दिए होंगे नीचे, जो 1-1 अंक के होंगे। वो आपको इसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ करके हल करना होगा। तो चलिए हम पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पहले हिंदी ट्रांसलेशन इसका देखते हैं और फिर हम नीचे लिखे हुए क्वेश्चन हैं वो करेंगे। देखिए, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन अब बिल्कुल शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन। काउंट ऑन का अर्थ होता है निर्भर रहना, कमोशन कहते हैं शोरगुल को। मैं इसी शोरगुल पे निर्भर था। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं अपनी डेस्क पे चला जाता था और किसी को दिखाई नहीं देता था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निस्संदेह, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। सब कुछ उतना क्वाइट था, उतना शांत था जैसा रविवार की सुबह होता है। एम हेमल वाला जो लेसन है टीचर वाला, उसके अंदर से ये जो आपका पैराग्राफ है इसको लिया गया है। तो थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सो माई क्लासमेट्स, मैंने अपने दोस्तों को, सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपने स्थान पर बैठ चुके थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हेमल जो टीचर थे वो टहल रहे थे और उनके पास क्या था? टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। उनकी बाँह के अंदर एक भयानक लोहे का डंडा था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी लोगों के सामने मुझे क्लास के अंदर जाना पड़ा था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, कि कितनी मुझे शर्म आई। एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज, और कितना मैं भयभीत हो गया था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत ही दयालुता से कहा, बहुत ही प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ।
वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। यदि तुम नहीं आते तो भी हम लेसन को शुरू करने वाले थे। इसका पैराग्राफ लिया गया आपका ये सीन पैसेज लास्ट लेसन जो है नाम उसमें से लिया गया लास्ट लेसन, और ये आपकी बुक का पहला ही लेसन है जिसका नाम है लास्ट लेसन। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, देखिए इसमें लिखा है आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैंने बेंच के ऊपर से गया और अपनी डेस्क पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मैंने अपने फ्राइट पर डर पर थोड़ा काबू पा लिया था, डिड आई सी दैट, तब मैंने देखा कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे टीचर ने बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहन रखा था, हिज फ्रील्ड शर्ट, और झालरदार शर्ट पहन रखी थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी काले रंग की रेशमी टोपी वो पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सभी पर कढ़ाई की हुई थी, ये सारी चीज़ें एम्ब्रॉयडर्ड थी। दैट ही नेवर वोर, जिनको वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, केवल इंस्पेक्शन पे पहनते थे और प्राइज डेज पर पहनते थे। स्कूल में कोई इंस्पेक्शन होता या स्कूल में कोई प्राइज डेज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता, एनुअल फंक्शन, उसके ऊपर पहनते थे, उसके अलावा ये जो कपड़े हैं वो नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, पूरा स्कूल मुझे कैसा लग रहा था, स्ट्रेंज, बहुत ही अजनबी टाइप, अजीब लग रहा था, सोलम यानी गंभीर, सीरियस लग रहा था, पूरा स्कूल है वो सीरियस था, गंभीर था। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, हमने पढ़ा है पूरा ये सीन पैसेज, अब इसके क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, दैट डे एवरीथिंग एट द स्कूल वाज सो स्टिल एंड क्वाइट एज, तो कैसा था, संडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग, हॉलीडे, कंट्री साइड, यानी उस दिन स्कूल है वो कैसा था, कितना शांत था, तो ये आया था संडे मॉर्निंग जैसे होती है उतना शांत था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। एम हेमल वॉज वॉकिंग विद ए, एम हेमल चल रहे थे, टहल रहे थे क्लास के अंदर, वॉकिंग स्टिक इन हिज हैंड, अपने हाथ में वॉकिंग स्टिक लेकर, ब्यूटीफुल पेन इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में एक सुंदर पेन रखकर चल रहे थे, टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपनी बाह में एक भयानक लोहे का डंडा लेकर चल रहे थे, नन ऑफ दीज, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कि अपने बाह में एक भयानक डंडा उनके पास था, आयरन रूलर, वो लेकर के वो चल रहे थे क्लास के अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट वाज द टीचर वियरिंग, टीचर ने क्या पहना हुआ था, यानी कैसे कपड़े पहने हुए थे। ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, सुंदर ग्रीन कोट पहना था, ए फ्रील्ड शर्ट, झालरदार शर्ट पहनी थी, एन एम्ब्रॉयडर्ड केप, या फिर एक एम्ब्रॉयडर्ड केप पहनी थी। तो ये तीनों ही चीज़ इसमें आ जाएगी, ऑल ऑफ दीज, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज, तीनों ही पहने थे, अपने यहाँ पे पढ़े थे। एम हेमल ने जो कपड़े पहने थे ये देखिए यहाँ पे दिए, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रील्ड शर्ट, लिटिल ब्लैक केप, ये सब दिया है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, सॉरी डी है वो सही है, तीनों के तीनों उसने पहने हुए थे। चौथा क्वेश्चन देखिए, द टीचर यूज टू ड्रेस अप लाइक दैट ओनली ऑन, टीचर है वो इस तरह की ड्रेस पहनते थे, कब पहनते थे, इंस्पेक्शन पर, प्राइज डेज पर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड डी, यानी दोनों पर, इंस्पेक्शन होता तब भी वो पहनते थे और प्राइज डेज पर भी पहनते थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन सीरियस, सीरियस का मीनिंग होता है गंभीर, तो इसमें से आपको बताना है चारों में से सीरियस का मतलब गंभीर अर्थ देने वाला शब्द। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी या अजीब, फ्राइट का मतलब होता है भयभीत, डर, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व का, सोलम का अर्थ होता है गंभीर। तो सीरियस का सिनोनिम क्या होगा, सोलम। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो सही आंसर आएगा वो आएगा सोलम, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो देखिए, ये दिया है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इज ऑपोजिट टू अगली, अगली शब्द का ऑपोजिट बताना है पैसेज में से। ब्यूटीफुल, तो ये अगली, अगली का मतलब होता है भद्दा, बदसूरत, तो सुंदर, ब्यूटीफुल, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। सैड का मतलब आपको पता है दुखी, फ्राइट का मतलब होता है भयभीत, क्वाइटली का मतलब होता है शांति से, तो अगली का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का पेपर है वो अगली वीडियो में हल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।